जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स की कोई भी तैयारी नहीं की है, डर लग रहा है कि एग्जाम में लिखेंगे क्या, तो इस समय आपके लिए स्टेबल क्लास ही सहारा बनेगा। और स्टेबल क्लास लेके आया फ्री में यूट्यूब पर एक महा क्रैश कोर्स। इस महा कोर्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2026 के पेपर में गारंटी के तौर पर रखे हुए मिलेंगे। देखिए, आप दूसरे चैनल पर इस कोर्स को 500 रुपए या 1000 रुपए में खरीदोगे, स्टेबल क्लास पर यह फ्री में आपको अवेलेबल मिलेगा। और गारंटी के तौर पर बताता हूं, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपके नंबर 70 में से 65 के बीच में आने वाले हैं। इस बात की हमारी 100% गारंटी है। बेटा मात्र 15 क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना। इसमें डेफिनेशन, आर्टिकल, डेरिवेशन सब कुछ यहाँ पर हमने रख दिए हैं। पिछली वीडियो में पूरी बुक के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर समझाने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हमने अपने इंट्रो में बताया है, इस वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए बिना देरी करे करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करो। बेटा ये जो क्वेश्चन है 2016, 17, 22, 23, 24, 25 और नेक्स्ट आने वाला है 2026 में। इससे पहले चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन में क्या मांगा गया है। सबसे पहले कहा गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बेटा। तो देखो हम जानते हैं, जैसे कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव ये है, मान लीजिए ये वाला बेटा है, इसके दो आवेश है, एक माइनस का क्यू, एक प्लस का क्यू। विद्युत द्विध्रुव के आवेश जो होते हैं, एक माइनस का क्यू और दूसरा होता है प्लस का क्यू, और इसका मध्य बिंदु O है अगर, और इसके बीच की दूरी टोटल कितनी होती है बेटा? 2L। तो हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे परिभाषित करेंगे? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान होता है बेटा, किसी एक आवेश को ले लो द्विध्रुव के Q और आवेश की द्विध्रुव की कुल दूरी को ले लो। कुल दूरी कितनी है? 2L। इन दोनों के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इन दोनों के गुणनफल, किस विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसकी द्विध्रुव की कुल लंबाई के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बेटा इसे P से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, विद्युत द्विध्रुव, इसका आंसर में उत्तर में हम यही लिखेंगे बेटा, क्या हेडिंग डाल देंगे? विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या लिखी? किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश यानी Q, मान लीजिए एक आवेश यानी Q, तथा द्विध्रुव की कुल लंबाई होती है बेटा 2L, और इन दोनों के गुणनफल ले लिया मैंने। देखो ये गुणनफल गुणा कर दी, के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं P से। लिख देंगे इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा द्विध्रुव के एक आवेश ले लिया और उसकी कुल लंबाई ले ली 2L, है ना। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? देखो ध्यान से, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर आपका आ गया कितना? Q इंटू 2L है बेटा, Q इंटू 2L यहां पर आ गया है। अब देखो इसको लिख दो बॉक्स के अंदर। क्या कर दो बेटा? इसको बॉक्स में लिख दो आप, इसको आप ये लिख दिया हमने। अब अगर मुझे इसका मात्रक लिखना है बेटा, क्या लिखना है? मात्रक। तो देखो मात्रक कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान पूर्वक सब बच्चे। मात्रक क्या लिखना है बेटा? देखो मात्रक हो जाएगा इसका, आवेश का मात्रक बताओ। आवेश का मात्रक हो गया आपका कुलाम, ठीक, और आगे दूरी का मात्रक हो गया आपका मीटर। तो कुलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। अगर आपसे पूछी जाएगी क्या? आपसे पूछी जाएगी वीमा। क्या पूछी जाएगी बेटा? बीमा। तो बीमा कैसे लिखेंगे बेटा? बीमा लिखने का तरीका देखो, बीमा कैसे लिखेंगे? आवेश की बीमा, कुलाम की बीमा वो होती है आपकी 80। कितनी होती है बेटा? 80, है ना। और लंबाई की बीमा होती है L। तो इसकी जो बीमा आ गई ओवरऑल वो आ गई ATL। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अच्छा इसका जो वो लिखा, यह कैसी राशि? यह एक, देखो एक पॉइंट अपना ये हो गया, एक पॉइंट अपना ये हो गया, एक पॉइंट यहां पे लिख देंगे। यह एक बेटा, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, ठीक। इसकी दिशा
जो द्विध्रुव के अंदर माइनस का क्यू और प्लस का क्यू आवेश होते हैं ना, तो उसकी इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, ये लिख देंगे। ठीक है ना बेटा। इसका सदिश रूप क्या है? यह एक सदिश राशि है, तो सदिश रूप है क्या? तो सदिश रूप जो हो जाएगा बेटा इसका ये हो जाएगा P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L वेक्टर। देखो आवेश एक अदिश राशि है, इस वजह से यहां पे इस पर हमने वेक्टर नहीं चढ़ाया है। तो बेटा इसका सदिश रूप आएगा ये वाला। देखो ध्यान से सब बच्चे, ये इतना हो गया तुम्हारा किसके बारे में जानकारी? विद्युत द्विध्रुव के बारे में। ये आपको लिख के आना है। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या मांगा गया? विद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको बतानी है। तो बेटा देखो ध्यान से सब बच्चे, हमने इसमें ले लिया विद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। तो मानेंगे वैद्युत द्विध्रुव, पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे हम। देखो बेटा मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव ये बनाना है मुझको। देखो ध्यान से सुनो आप सब बच्चे, मैं एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा हूं यहां पे। ये वैद्युत द्विध्रुव आ गया एक। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने कितना? A। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने B। और आवेश मुझे दिखाने हैं, क्या दिखाने हैं बेटा? आवेश। तो ये आवेश हो गया आपका माइनस का Q और ये आवेश हो गया आपका प्लस का Q। ये एक द्विध्रुव बन गया। इसका मध्य बिंदु ले लो, इसका मध्य बिंदु ये हो गया। और मध्य बिंदु की जो दूरी मानेंगे हम, कितनी मानेंगे? मध्य बिंदु की दूरी मान लो यहां से लेके कितनी? यहां L हो गई, ठीक है। और यहां से आगे कितनी हो गई? L हो गई। तो कुल दूरी कितनी होगी इसकी? कुल दूरी होगी बेटा यहां से 2L द्विध्रुव की, है ना। तो जैसे हमने कहा, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। ठीक है भैया, द्विध्रुव आघूर्ण होगा कहां से लेके? माइनस Q से लेके प्लस Q की ओर। तो भैया द्विध्रुव आघूर्ण हो गया इसका P ये वाला। ठीक है, फिर आगे इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है। R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मान लो। अक्षीय स्थिति बेटा अक्ष में को जो निकल के जाए लाइन ये वाली है ना, तो इसमें एक अक्षय लाइन बना दो, इसकी अक्षय स्थिति बनाओ। देखो अक्षय स्थिति क्या आएगी बेटा? यहां से आएगी अक्षय स्थिति। ये अक्षय स्थिति मैंने बना दी है ना। देखो थोड़ी सी और कर दो, ये अक्षय स्थिति होगी बेटा। यहां पे एक बिंदु क्या मान लिया मैंने? यहां पे बिंदु मानूंगा P। कौन सा बिंदु मानूंगा बेटा? P बिंदु मान लिया। और यहां से मध्य बिंदु से इस P बिंदु की जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी कितनी? R। देखो यहां से यहां तक की R मान ली मैंने, ये हो गई। ठीक, चलिए अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो एक बात बताओ, याद रखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए और दिशा बताने के लिए उसकी हमें लेना सहारा पड़ता है किसका? धन परीक्षण आवेश का। तो मैं क्या काम करूंगा बेटा, यहां पर बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश रख लूंगा प्लस का Q0। अब मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, अगर मुझे यहां पर दिशा बतानी है किसकी दिशा बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो आप पहले मुझे ये बताओ, प्लस का Q आवेश इस धन परीक्षण पर कैसा आवेश लगाएगा? आप कहोगे यो भी प्लस का, तो इसकी दिशा चली जाएगी आगे की ओर, यानी यहां पे होगी इसकी E1 दिशा। ठीक है बेटा। और एक बात बताइए आप सब बच्चे मुझे यहां पे कि माइनस Q द्वारा इस पर कैसा बल लगेगा? आप कहोगे सर जी आकर्षित बल लगेगा। तो इसकी दिशा आ जाएगी इधर की ओर। इसकी दिशा कहां जाएगी? इधर की ओर। ये होगी आपकी E2 वेक्टर। ठीक बेटा। अब मुझे बताइए प्लस Q से बिंदु P की जो दूरी कहलाएगी, प्लस Q से बिंदु P की जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी R माइनस के L। भैया क्यों? R यहां तक की है, L घटा लो तो ये हो गई। अच्छा, बिंदु A से P बिंदु की दूरी जो कहलाएगी वो कहलाएगी R प्लस का L, ये हो जाएगी यहां तक। ठीक, बस अब क्या है तो लिख देंगे यहां पर क्या? अब लिखना शुरुआत करेंगे। देखो किसके कारण? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है ना, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। आवेश कितना है बेटा? Q।
आवेश कितना है Q, और दूरी कितनी है यहां से आगे की R माइनस का L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, फिर लिखेंगे हम माइनस Q आवेश, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वो हो जाएगा आपका E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो ये E1 है, ये E2 है, ये E1 और E2। आप मुझे एक बात बताइए, E1 बड़ा है या E2? आप बताओ यहां पे क्या बड़ा है बेटा, यहां पे कौन बड़ा है, E1 बड़ा है E2? आप बोलोगे सर जी जिसके बटे में जो ज्यादा क्वांटिटी होती है, जो ज्यादा संख्या होती है, उसका मान उतना ही छोटा आता है, तो बटे में R प्लस L ज्यादा है तो इसका मान छोटा आएगा और E1 का मान बड़ा आएगा। क्योंकि यहां पे हम लिख देंगे कि हम E1 बड़ा है किससे बेटा, E2 से। अब बिंदु P पर क्या करना हमें, बिंदु देखो यहां पे मैं कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी E बराबर। अब देखो एक बात बताऊं आप सब बच्चे, एक सदिश E1 इधर को जा रहा है, एक सदिश E2 इधर को जा रहा है ना बेटा। अब मुझे ये बताओ कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो घटेंगे, और जब दो सदिश एक दूसरे की दिशा में होते हैं तो जुड़ते हैं। यहाँ पे विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब मुझे बताओ घटाने के लिए बड़े वाले में छोटा वाला ही तो घटाया जाता, तो यहाँ पे क्या काम करूंगा मैं, E1 बड़ा है तो E1 में से E2 घटा लूंगा, है ना। तो देखो अब क्या होगा, अब ये होगा, देखो बेटा E बराबर E1 का मान यहां से रख लो, कितना आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस के L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, है ना। अब E बराबर कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया ना दोनों में से, और Q भी भैया कॉमन आ गया, क्या बचा R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, भैया एलसीएम लियो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं, गुणा करके, तो ये आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर, दोनों की नीचे वालों की गुणा कर ली हर की, है ना। तो इसकी गुणा इससे करेंगे, और गुणा करने के साथ साथ मैं वर्ग खोल रहा हूं भाई, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब देखो इसकी गुणा इससे कर रहा हूं एक से, और साथ साथ वर्ग भी खोल रहा हूं, और अंदर जो आएगा उसकी गुणा माइनस से भी कर रहा हूं, तो अंदर आने वाले जितने भी प्लस के साइन होंगे वो माइनस में, और जितने भी माइनस के साइन होंगे वो प्लस में बदल जाएंगे। तो कितना आएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस का 2RL, ये आ जाएगा बेटा, है ना। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब बेटा एक बात मुझे यहाँ पर देख कर बताऊँ, आप अगर यहाँ पे बात समझ में आ गई आपकी, देखियो R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म, L स्क्वायर से L स्क्वायर खत्म, बचा क्या 2RL, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 4RL, है ना। और नीचे अपन में एक देखो R माइनस L का स्क्वायर है, R प्लस L का स्क्वायर है, क्या हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, R माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, और जब ऐसा लिखेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के होल स्क्वायर का। अब थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे, देखो नेक्स्ट स्लाइड में कितना आया हमें, ये मिला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है बेटा, एप्सिलॉन नॉट Q। अब इसको एक काम करो, ये जो हमें कितना मिला था, ये मिला था हमें 4RL, तो 4RL को आप एक काम करो, इसको लिखो इस प्रकार से 2R मल्टीप्लाई 12, है ना। देखो 4RL हो गया ना, 2 दूनी 4 और RL अपॉन
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है बेटा, इस प्रकार से लिख दो। अब एक बात बताओ, ई बराबर अगर मैं ये कहूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं इस प्रकार से कहूं 2r मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई 12 है ना, गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर। अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं तो आपको देखने पे यहां पे ये पता चलेगा बेटा, क्या क्या पता चलेगा कि यहां पर ये हो गया है कितना, q इंटू 12, q इंटू 2l बराबर हो गया p, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया ये। ठीक, अब इसकी जगह एक बात और याद रखो, एक बात क्या, एक बात आपको ये और याद रखनी पड़ेगी बेटे, क्या कि अगर देखो r बड़ा है l से, है ना, r बड़ा है l से, तो जब मैं r का स्क्वायर करूंगा ना, r का स्क्वायर, तो ये और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, किससे, l स्क्वायर से। जब l स्क्वायर से ज्यादा बड़ा हो गया तो l स्क्वायर इसका मतलब कम हो गया, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम एल स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्या मानने पर बेटा, नगण्य मान लेने पर, मान लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, जैसे ही हमने इसको नगण्य मान लिया तो बेटा ये आएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2r गुणा, देखो q इंटू 12, q इंटू 12 को क्या मान लिया बेटा, p है ना, अपॉन आर स्क्वायर, इसको तो हमने एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया, यानी छोड़ दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, तो स्क्वायर का स्क्वायर, तो ई बराबर आ गया आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2r गुणा p। अब देखो जैसे ही मैं एक r की घात ऊपर कितनी है, 1, और नीचे कितनी होगी, 4, नीचे होगी 4, तो बेटा बचेगी कितनी, ये बचेगी नीचे घात कितनी, 3 बचेगी, समझ में आ रही नहीं। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, e बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p, देखो घात r काट के मैंने घात नीचे 3 कर रहा हूं मैं, r की घात 3 ये हो जाएगी बेटा, है ना, r की घात 3, और इसको कर देंगे हम बॉक्स में बंद, ये इस प्रकार से। ये अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आ गया है, और इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, आपको यहां तक सोल्व कर देना है, ठीक बेटा। और अगर इसकी दिशा बतानी है तो इसकी दिशा आ जाएगी किधर से किधर की तरफ को, इसकी दिशा आ जाएगी बेटा इधर की तरफ को, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से, तो पूरा का पूरा सदिश जो परिणामी सदिश है वो जाएगा E1 की तरफ को, तो इसकी दिशा कह सकते हैं हम O से P की तरफ होगी, किसकी तरफ, O से। दिशा अगर देखनी है तो इसकी दिशा आ जाएगी बेटा, दिशा OP वेक्टर के अनुदिश, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है, अनुदिश, ठीक है बेटा, ये आ गई। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से सब बच्चे, क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन, हम आपको समझा रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 12th क्लास के फिजिक्स में 2026 में जो आने वाले हैं। पहले चैप्टर के हम जो लेकर आए हैं क्वेश्चन वही समझा रहे हैं, एको एक, और एको एक की गारंटी है बेटा, हर बार एग्जाम में पूछा गया और 2026 के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आप हमसे मिलकर कह सकते हो कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं आया, गारंटी दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन इनमें से ही आएगा आपका, ठीक है। बस बने रहिए इस टेबल क्लास के साथ। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भैया, से आप क्या समझते हैं, ठीक। चलिए विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना। तो अभी तो हमने किया था कौन सा वाला, अभी किया था हमने निरक्षीय वाला। अब पूछा गया हमसे वो अक्षीय वाला करा था, अब पूछा गया हमसे निरक्षीय वाला। और 2018 में, 20 में, 24 में, 25 में, और देखो हो सकता है ये 26 में भी आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला हम इसका आंसर देते हैं जो हमसे पूछा गया, उत्तर है बेटा, देखो ध्यान से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक हेडिंग डाल दी। हेडिंग के बाद हम क्या बात करेंगे, देखिए एक बात सुनिए,
मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई विद्युत क्षेत्र है किसी आवेश का, मान लो प्लस क्यू आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर अगर मैं दूसरा आवेश लाऊंगा तो बेटा प्लस का क्यू आवेश लाऊंगा, धनात्मक धन परीक्षण आवेश, तो एक बात बताइए ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा पीछे की ओर? नहीं। हाँ बोलोगे हाँ। तो इसी बल का यानी अगर मैं 1 कूलाम आवेश धन परीक्षण को कितना मान लूं, 1 कूलाम आवेश, तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या बोल देते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य भी बोल देते हैं। याद रखना तीव्रता का मतलब है ताकत, वैद्युत क्षेत्र की ताकत। तो बेटा परिभाषा क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक बेटा। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका E बराबर कितना, यहां पे लिखेंगे E बराबर F बटे क्यू नोट, F बटे क्यू नोट। अब इसको फॉर्मूले को बंद करो बॉक्स में, E बराबर F बटे क्यू नोट, ये हो गया है बेटा, ठीक। चलिए अब एक बात सुनिए, इसका मात्रक देखिए बेटा, मात्रक क्या है? मात्रक है ना, इसका मात्रक मैं आपको बता देता हूं। मात्रक जो है बेटा इसका वो क्या आएगा यहां से, जल्दी बताओ। मात्रक जो आएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और नीचे आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, ये आ गया मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करता हूं किसकी? बीमा की। अगर मैं बात करता हूं बीमा की तो बीमा आ जाएगी इसकी, देखो बीमा क्या आ जाएगी, ध्यान से सुनो। बीमा न्यूटन बल की बीमा कितनी होती है? बल की बीमा होती है ML_T-2, है ना। और आवेश की बीमा कितनी होती है? आवेश की बीमा होती है AT। तो बेटा एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, क्या कि यहाँ पे MLT-2 तो बल की बीमा हो गई, AT किसकी बीमा हो गई? आवेश की। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, देखो यहाँ पे बीमा आ जाएगी तुम्हारी ML, है ना, T की घात, देखो एक घात नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस, तो -2 पहले से, तो -3 और A की घात -1। बेटा ये बीमा हो गई इसकी। और क्या लिखूंगा फिर मैं आगे, देखते जाओ आप, कितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, है ना। देखो ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक। और इसकी दिशा वैद्युत बल के अनुदिश होती है। किसके? वैद्युत बल के अनुदिश होती है, ठीक। और इसका सदिश रूप है क्या? इसका सदिश रूप है क्या बेटा? वो देख लो आप सब बच्चे। इसका सदिश रूप है E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे में Q नोट, ये इसका सदिश रूप है ना। इसको नोट कर लेंगे आप। इसके बारे में जानकारी बेटा ये हो गई, आप याद रखेंगे, है ना। इसके बारे में जानकारी आपको ये मिल गई। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्या है इसका ही, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो इसके लिए भी हम एक द्विध्रुव बनाएंगे, क्योंकि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में निकालना है हमको। तो बेटा क्या काम करो आप, एक द्विध्रुव बनाओ। देखो यहां पे मैंने एक द्विध्रुव बना लिया, ये इस टाइप का है बेटा। यहां पे बना लेता हूं मैं, एक द्विध्रुव मान लिया मैंने, है बेटा। अब देखो इसको बिंदु ये मान लिया मैंने कितना, A, और इसका बिंदु मान लिया बेटा B, है। और ये हो गया इसका मध्य बिंदु O, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी इसकी? ये होगी तुम्हारी L,
और इससे आगे की दूरी कितनी होगी बेटा, ये भी होगी तुम्हारी l, है ना। एक काम और रह गया क्या, कि ये माइनस का q आवेश है और ये आपका प्लस q आवेश है। अब आगे क्या कहा गया, आगे देखते हैं। आगे कहा गया कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। तो निरक्षीय स्थिति बोलते हैं बेटा इस लाइन को। तो इस लाइन पे आपका एक मध्य बिंदु लेना है मुझे, है ना, एक मध्य बिंदु लेना है। ये देखो ध्यान से सब बच्चे देखते रहो बस। ये देखो ये ले लिया मैंने, है बेटा, ये ले लिया। यहाँ पे एक बिंदु ले लूंगा मैं, कितना, मान लीजिए मैंने बिंदु ले लिया P बिंदु ले लिया। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी आपकी r है। अब मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यानी संरचना यहाँ पे बनाने दो। ये संरचना इस प्रकार से, इसको इससे मिलाया, थोड़ी सी गाढ़ी वाली लाइन ले लेता हूं, इसको इससे मिलाया, ठीक, और इसको मिलाया मैंने इससे, ठीक है बेटा, बन गया बस। और क्या है, देखो ये बिंदु आपका P है ना। अब क्या काम करना मुझे, चूंकि यहाँ पे निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक काम करो, एक काम यो करो कि यहाँ पे ले लो एक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश ले लो Q0, ठीक है बेटा, ये ले लिया मैंने। अब मुझे एक बात बताइए, यो अगर L है, यो अगर थीटा है, यो क्या है थीटा, और ये भी आपका थीटा है, तो अगर मैं बात करूं APO की, यो एक बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जिसका आधार क्या है, L है, और लंब क्या है, R है, तो ये हो गया कर्ण। और जब पाइथागोरस प्रमेय में लगाऊंगा तो यो वाली जो दूरी आएगी ना, यो वाली आपकी, यो वाली, तो ये आ जाएगी आपकी अंडर रूट आधार का वर्ग यानी लंब का वर्ग यानी r² और आधार का वर्ग यानी l²। इसी प्रकार से यो वाली दूरी भी आ जाएगी कितनी, लंब का वर्ग यानी r² और आधार का वर्ग यानी l², ये आ जाएगी। समझ में आ रही नहीं बात। चलिए अब जैसे कि हम जानते हैं प्लस Q आवेश के कारण इस पर कैसा बल लगेगा, यो भी प्लस का आगे की ओर धक्का देगा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो बल लगना है, यहां पर जो बल लगना है वो लगना है आगे की ओर, इस प्रकार से, है ना। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यही हो गई, कितनी, E1। देखो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, ये हो गई तुम्हारी E1, है बेटा E1, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं देखता हूं किसकी, मुझे देखनी है किसकी दिशा, चलो मैं कोई दूसरा पेन लाल वाला ले लेता हूं, -Q प्लस Q पर कैसा बल लगाएगा, आप कहोगे आकर्षण बल। तो इसकी जो दिशा हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी नीचे की ओर, इस प्रकार से, है ना, नीचे की ओर इस प्रकार से। तो ये हो गई आपकी, ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी E2, है बेटा E2। चलिए अब मुझे एक बात ध्यान से बताओ, अगर आपकी समझ में आ गई है बात, तो मुझे ये बताओ बेटा कि अगर मैं प्लस Q के कारण यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या, यहां पर लिख देता हूं, देखो इससे लिख देता हूं, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप क्या बताओगे बेटा, यहां पे आप लिख दोगे कितना, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है एप्सिलॉन नॉट, और आवेश कितना है, आवेश है Q, तो Q के कारण ये हो गई, है ना। और दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की अंडर रूट r² प्लस के l², तो अंडर रूट r² प्लस का l² का होल स्क्वायर, है बेटा, समझ में आ गई नहीं, ठीक है। अच्छा जब ये लिखा जाएगा तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, देखो जब स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो ये लिखा जाएगा r² प्लस का l², समझ में आ गई नहीं, ये E1 का मान हो गया। इसी प्रकार मैं क्या लिखूंगा, -Q आवेश के कारण, ठीक है ना, -Q आवेश के कारण, ये लिख दूंगा बेटा, है। अब कितना लिखा जाएगा आप बताइए, ये लिखा जाएगा कितना, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट r², देखो ये भी सेम ही आएगा, माइनस नहीं लेते, याद रखना, क्योंकि ये सदिश राशि है, माइनस का केवल दिशा को बताना है यहाँ पे, ठीक है। r² प्लस का l² का स्क्वायर, तो लिखा कितना जाएगा, लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में
आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये लिखा जाएगा, है ना। अब देखो E1 का मान भी निकल गया, E2 का मान भी निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों की परिणामी तीव्रता देखने लगूं तो बेटा यहां पर जो परिणामी तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी? परिणामी तीव्रता आएगी आपकी, देखो इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से, ये इन दोनों के बीच में परिणाम निकलेगा ये, ठीक। अब मैं अगर इस परिणाम को ऐसे कह दूं, ये इस प्रकार से मिला दिया मैंने, तो ये भी थीटा है और ये भी कितना है? थीटा। तो आप याद रखेंगे जब इसका परिणाम आएगा ई, क्या आएगा बेटा? ई। तो ई जो परिणाम आएगा ई, है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग? आप शॉर्ट में कर दो उसको, शॉर्ट में वो आ जाती है, देखो मैं बता दूंगा इसका। देखो क्या है, एक तो वेक्टर ऊपर को जाता है E1 sin थीटा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं अगर तुम्हें, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन तुम मान के चलो कि यहाँ पे अगर बात करता हूं किसकी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता वो आ जाएगी आपकी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आ जाएगी बेटा। और इसको बोल देंगे हम E, क्या बोल देंगे? E बोल देंगे। चलिए अब मैं वैल्यू रखने शुरू करता हूं यहाँ पे। तो E बराबर E1 का मान कितना होगा? देखो E1 का मान यहाँ से उठाकर रखो, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो एक मिनट यहाँ पे कोस थीटा ले लो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। भैया E1 E2 की वैल्यू हमने वहां से रख ली है, और साथ में कितना आएगा आपका? कॉस थीटा। क्या आएगा बेटा? कॉस थीटा। तो E बराबर आ गई आपकी, देखो एक काम, देखो आपको लग रहा होगा यहाँ पे दोनों चीज सेम है बिल्कुल, है ना। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता है ना, देखो ये 4 है, इसको ऐसा लिख सकता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q, 2 से गुणा कर दिया हमने, है ना, अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया बेटा? कॉस थीटा। डबल कर दिया मैंने एक ही चीज को। अब चूंकि यहां पर आपको देखने पे ये पता चलेगा कि चूंकि कॉस थीटा का जो मान है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कण। तो बेटा कोई से भी त्रिभुज में आधार चेक करो, आधार है L और कण कितना है? अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो L बटे अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो है बेटा, है ना। तो हम यहां पर रख देंगे इसको, देखो यहां पर मैं रख रहा हूं, वो रख का कितना आएगा? रख का आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर गुणा कोस थीटा का मान रखो L बटे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही नीचे है अंडर रूट का मतलब होता है पूरे की पावर 1/2, तो मैं अंडर रूट को हटा के घात लिख दूं ना, तो ये लिखा जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की घात 1/2। अब यहाँ पे घात है 1 और यहाँ पे घात है 1/2, तो जुड़ के दोनों 1 और आधा हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 हो जाएगा। और ये क्यों, देखो इसको मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा 2 को L के साथ ले लो तो 2L बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की घात, देखो 1 और 1/2 हो गई 3/2, है ना बेटा। आप देखो अगले पेज पे हम क्या करते हैं, अगले पेज पे कैसे लिखेंगे? अगले पेज पे इस प्रकार लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये है ना Q गुणा 2L, है बेटा, Q गुणा 2L और आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की घात 3/2। द्वारा लाइन लिख दी मैंने, जिससे बार बार हमें पीछे ना देखना पड़े। तो बेटा एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं, चूंकि Q गुणा 2L बराबर होता है P, और इसको क्या बोलते हैं हम? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, इसको लिख देंगे आप, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक।
चलिए, अच्छा जैसे ही हमें द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पता चला, एक चीज और हम लेकर यहां पर चल रहे हैं कि बेटा आर अगर बड़ा है किससे, एल से, जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में करा, तो आर स्क्वायर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर है। अतः एल स्क्वायर को क्या मानने पर, नगण्य, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर। देखो एक बात मैं आपसे बता दूं, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, आपको लग रहा होगा मुश्किल से 1.5 महीना आपको पढ़ाई मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा माध्यम हमने क्रिएट कर दिया है कि आप पेपर तक पढ़ते रहो। हम पेपर तक इस कदर आपको कर देंगे कि आपको पेपर देख के ये लगेगा कि बेटा कि सारी चीज स्टेबल क्लास वालों ने पढ़ाई है। गारंटी के साथ कह रहा हूं, बस आप पढ़ते रहो स्टेबल क्लास से। फ्री में चीजें यूट्यूब पर हम डाल रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगी आपको। पूरा कंटेंट बिल्कुल सीक्वेंस वे में पढ़ा रहे हैं, हर चैप्टर वाइज कराएंगे। जैसा आज पहला चैप्टर मैं पूरा खत्म करूंगा इस वीडियो में, सही है, ऐसे ही दूसरा चैप्टर, ऐसे ही तीसरा, मतलब पूरी बुक हमें ऐसे ही खत्म करनी है। और मोस्ट बस हमें और कुछ नहीं पढ़ना फालतू चीजें, हमें वही चीज पढ़नी है जो कि पेपर में आनी है और आती रहती है। सही है बेटा, हर साल आती हैं। चलो देखो, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L को बोल देंगे कितना, क्या बोलेंगे आप ही बता दो भैया। Q इंटू 12 को बोल देंगे P, है ना, और R स्क्वायर, L स्क्वायर को छोड़ दो, तो R स्क्वायर की घात 3/2। भैया 2 से 2 उड़ गया, तो E बराबर आपका कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R³। ये मिल गया, ये मिल गया बेटा। देखो न्यूटन प्रति कूलाम, इसका ये मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलाम। सही है ना बेटा, ये मात्रक है इसका। तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति वाले भी 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, एक अक्षीय का एक निरक्षीय का। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। क्या है विद्युत द्विध्रुव, है ना, उसको बताना। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए और इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसे घुमाने पर किया गया कार्य। हमने 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए, दोनों ही क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में बार बार आए हैं तो हमने 2 क्वेश्चन एक जगह कर दिए, और हमने बताया 2017, 19, 22 और 24 में ये पेपर में आए हैं, और हो सकता है 2026 के पेपर में आ जाए। तो देखो बेटा सब बच्चे, पहले हम किसको परिभाषित करेंगे, हम करेंगे परिभाषित विद्युत द्विध्रुव को। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, आप याद रखो बेटा, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखो जैसे मैंने ये क्या बना रहा हूं, देखो ध्यान से आप सब बच्चे से देखो, सब बच्चे, ये मैंने एक द्विध्रुव बनाया है ना बेटा, ये द्विध्रुव बनाया मैंने, देखो ये द्विध्रुव बना दिया। अब मैं इस द्विध्रुव का नाम दूंगा, इस द्विध्रुव को नाम, ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये बी पॉइंट है। अभी तो पीछे उसमें न्यूमेरिकल उसमें करवाए क्वेश्चन में मैंने, तो बेटा ये मध्य बिंदु हो गया। अब देखो यहाँ पर एक आवेश रखो ए पॉइंट पे आप माइनस का क्यू, और एक आवेश रखो आप यहाँ पे प्लस का क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल कह दो, और यहाँ से आगे की दूरी कह दो एल। अब भैया ये तैयार हो गया आपका द्विध्रुव। तो बेटा एक बात बताओ, ये एक ऐसा सिस्टम बन गया ना, एक ऐसा जिसमें 2 बराबर आवेश हैं, प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू बराबर तो हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत है ना, तो और छोटी दूरी पर उपस्थित है। तो परिभाषा में हमने ये तो बताया है क्या, कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी छोटी दूरी पर स्थित होते हैं। और चित्र बनाओ। अब कभी कभी एग्जाम में इसके उदाहरण पूछता, आपसे क्या पूछता बेटा, उदाहरण। तो आप क्या लिखोगे, इसके उदाहरण ये किस किस में पाया जाता, याद रखना ये सहसंयोजक बंध वाले उसमें पाया जाता है, जो केमिकल होते हैं ना, यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। जैसे देखो मैं बता देता हूं आपसे,
किस किस में पाया जाएगा बेटा, HCl में पाया जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाया जाएगा, HF में पाया जाएगा, है ना। क्यों पाया जाता, इसका भी कारण है, जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन है ना, ये इनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के एक तरफ प्लस आ जाता है, एक तरफ माइनस आ जाता है। H2O में भी पाया जाता है, H2O में भी है बेटा, H2O में पाया जाता आदि, ये लिख दो, ठीक, उदाहरण ये हो गए, समझ गए नहीं। फिर क्या पूछा गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है आप समझ गए नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने हेडिंग डाली क्या बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो मैं क्या काम करूंगा, एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखूंगा, तो मैं पहला क्या बना दूं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दो। एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो बेटा देखो एक इस टाइप से एक समान वैद्युत क्षेत्र हम बना सकते हैं, इस टाइप से जैसे मैं बना रहा है ना। देखो थोड़ा सा ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बना रहा हूं मैं। ये बन गया एक समान वैद्युत क्षेत्र है बेटा। इसके अंदर ये देखो इस प्रकार से मुझे इसके अंदर एक द्विध्रुव रखना बेटा। बहुत जल्दी से हमें क्लास खत्म करनी है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि किसी बच्चे को ऐसा ना हो जो ना समझ में आए। हर चीज यहाँ पर अच्छे तरीके से हम देने वाले हैं बेटा। देखो मैं एक विद्युत द्विध्रुव को रख दे रहा हूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं जिससे अच्छा चमक जाए आपको। देखो ये मैंने एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। अच्छा ये घूमता क्यों है, देखो ध्यान सुनो, इस पे आगे की ओर बल लगता है। यहाँ पे एक प्लस का क्यू आवेश लूंगा तो इधर की ओर लग जाएगा, और माइनस क्यू आवेश पे इधर की बल लगता। तो क्या काम करता है यो इस टाइप से घूमने लगता, इस टाइप से ऐसा घूमने लगता। तो इसी घुमाने वाले बल की जानकारी हमें लेनी है, उसी को बोलेंगे घुमाने वाले बल को द्विध्रुव आघूर्ण बोल देंगे। क्या बोल देंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। तो भैया इसको पहले द्विध्रुव आप बना लो। कैसे, इसका नाम रख दो A और इसका नाम रख दो बेटा B, है ना। और इसका मध्य बिंदु ले लो यो O, और ये मान लो थीटा कोण, ये थीटा कोण पर रखा। ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे द्विध्रुव इसको बनाना है तो बेटा यो माइनस का क्यू ले लिया मैंने, और ये ले लिया आपका प्लस का क्यू। ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी सब बच्चे, यहां पर मुझे आवेश वो बल देखने हैं। याद रखना माइनस के क्यू आवेश पर जो बल लगता विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में लगता, उल्टी दिशा में इस प्रकार से। तो मैं क्या काम करूंगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र के उल्टी दिशा में एक बल लगाऊंगा। देखो इस प्रकार से, कौन सा कलर लूं, ये वाला, है ना। यहाँ पे ये इस दिशा में लगेगा बल यहाँ पे, ठीक, और इस पर लगेगा इस दिशा में बल। तो यही तो बल घुमाते हैं, बलों का युग्म बन जाता है, युग्म। इसी वजह से क्या कहा, बल युग्म आघूर्ण। आघूर्ण मतलब घुमाने वाला, ठीक है। बलों का ऐसा युग्म जो द्विध्रुव को घुमा दे उसको क्या बोलेंगे, बल युग्म आघूर्ण बोल देंगे, है बेटा। ये हो जाएगा आपका F बराबर QE, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये आया है। E बराबर F/Q आया था ना, तो F का मान निकालने के लिए Q की गुणा E से कर दी हमने, तो F बराबर QE है बेटा। और यहाँ पे भी ये लगेगा F वेक्टर बराबर QE है। अब क्या काम करूंगा, यहाँ पर मैं लंबवत दूरी, क्योंकि बल युग्म आघूर्ण निकालने के लिए हमें चाहिए लंबवत दूरी। क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे लंबवत दूरी चाहिए, लंबवत दूरी। देखो इस पॉइंट को मैंने दोनों को आपस में मिला लिया, ये लंबवत दूरी मिल गई, और ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने C। अब एक बार बताओ, ये सारा थीटा है, ये भी थीटा है ना। और द्विध्रुव की जो लंबाई है यहाँ से L यहाँ तक की है और L यहाँ तक की है, तो ये टोटल होगी 2L, है बेटा। तो कर्ण हो गया 2L, कर्ण हो गया 2L। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे साइन थीटा बराबर, अगर मुझे लंब देखना है, लंब यो वाला, तो लंब यानी कितना मान लूँ, लंब यानी लंब ऐसी कह दूँ, लो लंब, ये हो गया। अब बटे कर्ण, कर्ण कितना, L+L यानी 2L। तो यहाँ पे लंब आपका कितना हो गया, लंब बराबर हो गया 2L साइन थीटा, लंब बराबर हो गया 2L साइन थीटा। अब मैं इस लंब का नाम क्या रख दूंगा बेटा, इसको लिख दूंगा 2L साइन थीटा। तो देखो मैंने उसमें यही तो लिखा, माना एक द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में
ई वेक्टर में थीटा कोण पर रखा है, तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, तो बल युग्म आघूर्ण टो बराबर हो जाएगा आपका बल गुणा लंबवत दूरी, ये हो गया है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, टो बराबर बल कितना है, बल है F बराबर क्यू ई, कोई एक बल ले लो, F बराबर क्यू गुणा ई, और लंबवत दूरी कितनी भैया, लंबवत दूरी है 2L साइन थीटा गुणा 2L साइन थीटा। अच्छा तुम एक बात यहां पर देख रहे होंगे क्या, कि टो बराबर कितना आ रहा, ई गुणा, या ऐसा कह दो Q गुणा 2L है बेटा, ये देख रहे हो ना आप, Q गुणा 2L ई साइन थीटा है ना बेटा। अब देखो ध्यान से क्या, कि चूंकि Q गुणा 2L बराबर है कितना, बराबर P के, जिसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे, ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q गुणा 2L बराबर P रख दूंगा मैं, देखो यहां पर रख दूंगा, सुनो, टो बराबर है ना, टो बराबर P गुणा E साइन थीटा, या टो बराबर PE साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया, टो बराबर PE साइन थीटा। इसको वैसे बॉक्स में बंद कर दूं ना, देखो ये टो बराबर PE साइन थीटा। तो किसी द्विध्रुव पर लगने वाला ये बल युग्म आघूर्ण है बेटा। इसको सही पूर्वक अगर मैं लिखना चाहूं और से, लो इस प्रकार से लिख देंगे, PE साइन थीटा, ठीक। अच्छा अब ध्यान से और सुनो मेरी बात जो मैं बताने वाला हूं। देखो अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूं, सदिश रूप क्या लिखूं बेटा, सदिश रूप, तो सदिश रूप में आपको इस प्रकार से इसको लिखना है, टो वेक्टर बराबर P क्रॉस ई वेक्टर, P क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अच्छा अब मैं बात करता हूं अधिकतम बल युग्म आघूर्ण की, किसकी, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण की। इसमें लिखेंगे यदि थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, तब टो का मान, टो अधिकतम के बराबर आ जाएगा, टो बराबर आ जाएगा टो मैक्स। अतः ये आ जाएगा आपका कितना, देखो थीटा का मान 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो ये इस स्थिति में ये आ जाएगा टो मैक्स बराबर PE है बेटा, टो मैक्स बराबर PE आ जाएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मुझे द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना हो तो बेटा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, P बराबर टो मैक्स बटे में कितना E, ये आ जाएगा। और इसी की परिभाषा से कभी कभी द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपसे पूछ सकता है कि एकांक लिख दूं मैं, देखो यहां पर लिख दे रहा हूं, छोटी सी परिभाषा, एकांक, ठीक है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक। ये हो गई, ये परिभाषा होगी बेटा इसकी, ठीक है, इस टाइप से।
आप याद रखेंगे। अच्छा, अभी और कुछ है इसके अंदर, अभी और कुछ है थोड़ा सा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे घुमाने में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव, यहां पे एक चीज आएगी, द्विध्रुव को घुमाने में, किसको, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो जैसे हमने अभी द्विध्रुव घुमाया था उसमें कार्य निकालना। तो बेटा एक बात थोड़ा सा आप फिर दोबारा इस चीज को देखेंगे, द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य होता है। तो आप देखो सब बच्चे, मैं फिर दोबारा से वही काम कर रहा हूं, बस थोड़ा सा आप ध्यान बनाए रखें। जैसे ये मैं वैद्युत क्षेत्र बना रहा हूं, छोटा सा मैं बनाऊंगा, देखो है ना, ये इस टाइप से मैंने बना दिया। ये क्या हो रहा है, देखो मैं एक और बना दूं बस, छोटा सा, ये बन गया भैया, ये वैद्युत क्षेत्र बन गया है ना बेटा। देखो अब इसके अंदर मुझे किसको रखना है, ये वैद्युत क्षेत्र बन गया। अब मुझे इसके अंदर रखना है कोई द्विध्रुव, मान लो ये द्विध्रुव रख दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है, थीटा कोण पे। अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट का नाम रख दूंगा मैं ए, इस पॉइंट का नाम रख दूंगा मैं बी, इसका मध्य बिंदु हो गया तुम्हारा ओ, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी कर दूं, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं 2l, कितनी कर दी 2l। चूंकि अब मैं द्विध्रुव को घुमा रहा हूं बेटा, द्विध्रुव को जैसे ही घुमाऊंगा मैं, ये घूम के आ जाएगा इस स्थिति में, ये घूम का आ जाएगा तुम्हारा इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में आ जाएगा थोड़ा सा। तो ये पहुंच गया, देखो ये यहाँ पे पहुंच गया बी पॉइंट, और ये पॉइंट पहुंच गया तुम्हारा ए यहाँ पे। तो ये कोण घूम गया डी थीटा, कितना कोण घूम गया डी थीटा। घुमा कौन रहा है इसको, ये बल F बराबर QE वाले, ठीक, F बराबर QE। तो बेटा यहां पे मैं ये लिख दे रहा हूं, माना, क्या लिख दे रहा हूं बेटा, देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या नाम है इसका, AB, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है, तब इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण वो आ जाएगा आपका टो बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, है ना बेटा, इतना आ जाएगा। अब चूंकि मुझे क्या काम करना है, मुझे करना है अतः द्विध्रुव को डी थीटा कोण विस्थापित करने में कृतकार्य, वो हो जाएगा आपका कितना, dw बराबर बल गुणा दूरी, बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन डी थीटा है, तो बल कितना है, टो है, तो टो गुणा डी थीटा, है ना, टो गुणा डी थीटा, यानी dw बराबर टो का मान कितना है, PE साइन थीटा, और आगे कितना है डी थीटा। अब मुझे अगर इस द्विध्रुव को किसी एक कोण से दूसरे कोण पर घुमाना हो, है ना, तो क्या काम करूंगा मैं,
छोटे से कार्य को बड़ा कार्य बनाने के लिए इसका कर दूंगा समाकलन। और लिखूंगा क्या, लिखूंगा ये, देखो लिखूंगा ये मैं, यदि द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाया जाए तब इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में बेटा ये हो जाएगा W बराबर समाकलन θ1 से कहां तक, समाकलन θ1 से θ2 तक, और किसका समाकलन करना, dw का, किसका समाकलन बेटा, dw का करना। dw का मान कितना है, pe sin थीटा d थीटा। ठीक, अब ये जो समाकलन है, ये समाकलन बेटा केवल उसी चीज का होना है जिसके साथ d लगा हुआ है, यानी d लगा हुआ है थीटा के साथ, केवल यहां पे समाकलन होगा साइन थीटा का। तो आप एक बात ध्यान से सुनो, W बराबर आएगा आपका कितना, PE तो ले लो बाहर, PE बाहर ले लिया मैंने, और समाकलन किसका कर दिया, साइन थीटा का समाकलन होता है बेटा माइनस के कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, माइनस के कोस थीटा। और ये लिमिट जो है, लिमिट ले ली मैंने कहाँ, θ1 से θ2। अब बेटा ये माइनस बाहर ले लो, आप क्या ले लो, बाहर, तो ये लिखा जाएगा W बराबर माइनस के PE। अब जब माइनस मैंने बाहर ले लिया और लिमिट रखो, लिमिट रखने पे कैसा मिलेगा, लिमिट रखने पे मिलेगा कोस, पहला लिमिट रखेंगे थीटा की θ2, अब अपनी तरफ से लगाएंगे माइनस, जब नीचे वाली लिमिट रखते हैं ना माइनस, नीचे वाली तो माइनस लगाते हैं, तो ले लिया माइनस कोस कितना θ1। अब जैसे ही मैं इस माइनस के अंदर गुणा करूंगा तो यो प्लस हो जाएगा और यो माइनस, तो ये मुझे मिलेगा कितना, W बराबर PE है ना, कितना, कोस θ1 माइनस के कोस θ2, ये मिल जाएगा। और यही हो गया है आपका इसको द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, यही आएगा आपको द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य है बेटा। ठीक, अभी हम द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा और ज्ञात करेंगे, चिंता मत करो। ठीक, ये और इसका मात्रक जो होगा ना, इसका मात्रक हो जाएगा आपका जूल। ठीक, अच्छा अगर मुझे इसकी स्थितिज ऊर्जा और पूछी जाए तो हम यहां पे हेडिंग डाल देंगे क्या, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए है बेटा, ये जो द्विध्रुव है ना, देखो ध्यान से, ये जो द्विध्रुव है ऊपर से अनंत से लंबवत लाया जाता है और वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि θ1 का मान रखेंगे 90 डिग्री और थीटा कोण पर लाकर रख देते हैं, और θ2 का मान रख देंगे थीटा, तब W क्या बन जाएगा, W बन जाएगा आपका U स्थितिज ऊर्जा। यानी यहां पर मैं दे रहा हूं कितना वैल्यू रख रहा हूं, कितना, θ1 का मान रखेंगे 90 डिग्री और θ2 का मान रख दिया मैंने थीटा, और W जो बन गया वो बन गया U यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बेटा यहाँ पे जो फॉर्मूला बन के आएगा U बराबर PE कोस 90 माइनस के कोस θ2 की वैल्यू होगी थीटा, और चूंकि याद रखेंगे कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 0, तो ये आएगा U बराबर माइनस के PE, ये 0 हो गया, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस के PE कोस थीटा, ये आ गया। और यही हो गई द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा, और इसका मात्रक है बेटा जूल। ठीक, इसका मात्रक है जूल। समझ में आ गई नहीं, तो ये हो गया आपका, देखो ये हो गया पूरा आपका, ये पूरा डेरिवेशन हो गया, पिछले में जो पूछा गया था उसमें ही मैंने बता दिया आपको। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताते रहे, हमारी हिम्मत बढ़ाते रहे बेटा,
हम ऐसे ही पूरी पूरी फिजिक्स करवाएंगे, चिंता मत करो। मेन क्वेश्चन करवाने वाले हैं, बस आप कमेंट बॉक्स में करते रहें और वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वा दीजिए हमारे, है बेटा, जिससे कि हमें थोड़ा सा पोटेंशियल मिल जाए और हमें आपके लिए, हम सोच रहे हैं कि 10th वालों के लिए भी ऐसा कंटेंट लाए, जो आपके भाई बहन होंगे 10th में, जो आपके दोस्त होंगे, है ना, उनके लिए भी एक ऐसी वीडियो लाएं, ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पूरा साइंस पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, सारे सब्जेक्ट हम उसमें आपको स्टेबल क्लास पर दें, जिससे कि 10th वाले बालक जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वे भी अपने अच्छे से अच्छी तैयारी करके बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, है ना। बस थोड़ा सपोर्ट करिए आप। चलिए अब देखते हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? गॉस प्रमेय का कथन लिखिए, इसको सिद्ध करना है बेटा। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? देखो ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे, इसका उत्तर हमें देना है। विद्युत फ्लक्स, देखिए एक बात ध्यान से सुनो, विद्युत फ्लक्स को कहते हैं किसी काल्पनिक पृष्ठ, जैसे मान लीजिए ये एक मैं काल्पनिक पृष्ठ बना लूं इस टाइप का, मान लीजिए ये इस टाइप का मैंने बना लिया है, इस टाइप का मैं बना दे रहा हूं, ठीक। अब इसके अंदर से मुझे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करानी है। क्या करानी है बेटा? वैद्युत बल रेखाएं पास करानी है। मान लीजिए ये पास करा दी मैंने इस टाइप से, ठीक। देखो ये करा रहा हूं, है ना। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पृष्ठ मान लिया हमने कल्पना करके, तो उसके अंदर से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उन संख्या की गणना, उन संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो परिभाषा हमने लिख तो रखी है बेटा, क्या लिख रखी है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उसको क्या बोल देंगे हम? वैद्युत फ्लक्स बोल देंगे। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इससे बढ़िया डेफिनेशन आपको किसी भी राइटर की बुक में नहीं मिलेगी। चलिए इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, सही है। और फाई बराबर आपका फॉर्मूला आ जाता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप याद रख लो, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ए क्या है? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश निकलता है पृष्ठ के, जो भी पृष्ठ लिया आपने, लंबवत बाहर की ओर ये वाला जो सदिश आएगा, ये वाला हथेली का सदिश, लंबवत ऊपर की ओर, इसको क्षेत्रफल सदिश बोल देते हैं, है ना। अब देखो इसको कर दो आप बॉक्स में बंद, ऐसे ही लिख कर आना बेटा आपको, इस प्रकार से ही वैद्युत फ्लक्स, है ना। और वैद्युत फ्लक्स को हम यहां से एक काम और करो, इसको ई और बना दो बेटा यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक बोलते हैं ना वैद्युत फ्लक्स को। चलिए अब मात्रक मैं इसका बताता हूं आपको बहुत बढ़िया तरीके से। मात्रक देखो सब बच्चे, मात्रक जो आएगा इसका, देखो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक अभी पीछे हम पढ़ गए हैं, वो है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम गुणा, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक हो गया आपका कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। भैया एक और मात्रक याद रखो, इसका एक मात्रक और बहुत बार पूछा गया। देखो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक या एक और होता है, मैं आपको बता देता हूं।
देखो न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, यहां पर रखा हमने तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ गया। लेकिन एक मात्रक और होता है वैद्युत क्षेत्र का, वो होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, और गुणा में आगे क्या आ गया मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। तो इससे ये हो गया खत्म, तो ये इसका मात्रक आ गया वोल्ट मीटर, ये आ गया वोल्ट मीटर। ठीक है बेटा, यह एक अदिश राशि है, ये भी आप याद रखेंगे। कैसी राशि है? अदिश। और बीमा और बताओ, बीमा देखो इसकी मैं बीमा और बता रहा हूं, आप याद रखो बीमा। ठीक, बीमा। तो बीमा जो होगी आपकी वो हो जाएगी, देखो यहां से पता चल जाएगा न्यूटन की बीमा होती है या बल की बीमा होती है आपकी ML/T-2, और मीटर स्क्वायर यानी आगे आ गया आपका मीटर स्क्वायर यानी कितना हो गया दूरी का वर्ग यानी L स्क्वायर बटे, फिर कूलाम होता है आपका 80, इतना 80। तो ये बीमा जो बनकर आएगी आपकी वो बनकर आएगी बेटा कितनी, ये बनकर आएगी ML की घात, देखो 2 ये है 1 ये है, तो ML की घात 3, T की घात -3 और A की घात -1, ये हो गई बीमा। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, ये भी आप याद रखेंगे पॉइंट में। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। क्यों है अदिश राशि? इसका भी कारण है। इसके अदिश राशि होने का कारण है कि ये अदिश गुणनफल से प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये अदिश राशि है। अब जब ये अदिश राशि है तो इन पर दिशा का कोई महत्व भी नहीं है। एक बात और, जिस समय ये वैद्युत बल रेखाएं ये एंटर कर रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका जो वैद्युत फ्लक्स होगा, जब ये प्रवेश कर रही हैं यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स होता है माइनस का, और जब ये बाहर निकल रही हैं तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स होता है प्लस का। देखो यहाँ पे मैं छोटा सा आपका हिंट ये बना देता हूँ कि जब जैसे ये पृष्ठ है, मान लीजिए क्या है, ये पृष्ठ है, तो जिस समय ये वैद्युत बल रेखाएं ये इसके अंदर को प्रवेश कर रही हैं, तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये होगा माइनस का फाई और यहाँ पर होगा ये प्लस का फाई। याद रखना, आपसे अगर कोई पूछता है कि वैद्युत फ्लक्स कब माइनस का होता है कब प्लस का। ठीक, ये वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी होगी, इतनी परिभाषा आप लिख के आएंगे। अब आपसे पूछा गया गॉस की प्रमेय क्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो मैं आपको गॉस की प्रमेय बताता हूं क्या है, ध्यान से सुनेंगे आप सब बच्चे। तो हेडिंग डाल देंगे गॉस की प्रमेय। क्या हेडिंग डाल देंगे बेटा? गॉस की प्रमेय, ये हेडिंग डाल देंगे। ठीक, अब सुनिए, देखिए जैसा कि हमने बताया कि वैद्युत फ्लक्स निकलता है फाई बराबर E.A से, वेक्टर E डॉट वेक्टर A से। लेकिन गॉस की प्रमेय ये बताती है कि अगर किसी काल्पनिक पृष्ठ, जैसे मान लीजिए आपने ये काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, इसके अंदर 2 कूलाम आवेश है, 3 कूलाम आवेश है, माइनस के 4 कूलाम आवेश है, ये आवेश रखे हैं, और इससे आप वैद्युत फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, कितना वैद्युत फ्लक्स निकला, तो आपको क्या काम करना है, अंदर का कुल आवेश, अंदर का कुल आवेश कितना हो गया, माइनस के 4, देखो 2 और 3 5 हो गए प्लस के, और माइनस का 4 घटा दो, प्लस का 1 बचा, तो अंदर का कुल आवेश गुणा 1/ε0 बराबर होता है फाई विद्युत फ्लक्स। यानी कि अंदर का कुल आवेश अंदर के कुल आवेश के गुना में 1/ε0 ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो भैया परिभाषा में मैंने यही लिखा है। क्या लिखा है परिभाषा में? देखो ध्यान से, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश जो मैंने बताया था अभी, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय का कथन है। अब इसके हमें करना है सिद्ध। क्या करना है बेटा? सिद्ध। मतलब इसमें ऐसे भी लिख सकते, अर्थात कि फाई ई बराबर होगा Q बटे में ε0, यानी Q
अंदर के आवेश देखो, जैसे अंदर का आवेश मान लो Q है, इसका गुना 1/ε0 कर दो तो Q की गुणा इससे होगी 1 से, तो Q/ε0 आ ही जाएगा, आपको पता है ना बेटा। देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, क्या इसको कर दो बॉक्स में बंद, फिर इसको हम करेंगे सिद्ध। क्या करेंगे बेटा? सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल दे रहा हूँ, कितनी, क्या हेडिंग डाल दे रहा हूँ? उपपत्ति। मैं हेडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है जब किसी चीज को हमें सिद्ध करना हो, ठीक। तो उसके लिए क्या काम करूंगा, मैं एक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? काल्पनिक पृष्ठ। मान लीजिए किसी भी, ओहो ये तो कुछ और बन गया। मान लीजिए मैंने एक काल्पनिक पृष्ठ इस जैसा मान लिया, इस टाइप का, ठीक। ये अब इसके अंदर बिंदु O माना, बिंदु O पर मैं एक आवेश रख दूं। क्या रख दूं बेटा? आवेश। देखो ये प्लस का Q आवेश रख दूं, ठीक है। इस काल्पनिक पृष्ठ पे मैंने एक मान लिया, क्या, मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव मान लेता हूं, ये क्षेत्रफल अवयव ये मान लिया, ठीक है बेटा। इसके अंदर क्षेत्रफल अवयव के अंदर मैंने रख लिया एक बिंदु P, ये P बिंदु मान लिया, ठीक है बेटा। चलिए ये बिंदु P माना। अब क्या है, अगर मैं इसकी दूरी, इस बिंदु P की दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानूं? बिंदु P की दूरी मान लूं मैं R, ये R दूरी मान लूं। तो यहां पर मुझे घनकोण बनाना, घनकोण किसी पृष्ठ के कुछ छोटे टुकड़े द्वारा केंद्र पर जो बनाया कोण जाता है, जो केंद्र पर कोण बनता है उसको बोलते हैं घनकोण। तो इसके लिए बेटा देखो मैं इन लाइनों का यूज करूंगा, इन वालियों का, ये हो गया है ना, और इधर से हो गया तुम्हारा, ओहो एक हो गया तुम्हारा ये वाला, ठीक है बेटा, ये हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या काम करूंगा, मुझे एक बात बताओ, ये प्लस के Q से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है ना, दूर की ओर, तो मैं विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर बना रहा हूँ बेटा। देखो सब बच्चे, ये विद्युत बल रेखाएं मैं बना रहा हूँ, ये इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं ये गई है ना, ये इनका नाम दे दिया मैंने ई वेक्टर। क्या दे दिया? ई वेक्टर। अब मुझे एक बताओ, इसका मुंह इस टाइप से खुला हुआ ना, इस टाइप से, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी ऐसे ही जाना है ना। तो मैंने क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से बनाया कि दोनों के बीच में कितना कोण हो, दोनों के बीच में इनमें कितना कोण, थीटा कोण हो, है ना। देखो ये हो गया आपका डी ए वेक्टर, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो है डी ए, और यहां पे जो कोण बना उसका नाम रख दिया मैंने डी ओमेगा, जिसको बोलते हैं घनकोण, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोण है बेटा थीटा। कितना कोण है? थीटा। बस क्या था, अब देखो गॉस की पिरामिड सिद्ध हो जाएगी, तो लिख देंगे इसमें माना एस, ये काल्पनिक पृष्ठ है एस, माना एक एस काल्पनिक पृष्ठ S के भीतर बिंदु O पर चित्रानुसार प्लस Q आवेश रखा है, प्लस Q आवेश रखा है, ठीक। तब इसका नाम है गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम है बेटा? गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। एस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा आपका डी फाई
बराबर, देखो छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी छोटा ही होगा, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है बेटा। अब जब मैं अदिश गुणनफल इनका खोलूंगा तो जो मिलेगा वो मिलेगा आपका ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो कितना हो जाएगा भैया, संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो देखो यहां पे बता रहा हूं मैं, वो हो जाएगा आपका फाई ई बराबर समाकलन डी फाई या समाकलन कितना ई डी ए कोस थीटा। अब चूंकि एक बात बताओ मुझे, बात ये बताओ कि चित्र में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, अगर मैं r दूरी पर यहां से यहां तक की r दूरी है ना, इस दूरी पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूं तो वो आ जाएगी कितनी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर है बेटा। तो ठाके यहां पर रख दो, ठाका यहां पर रखने पर कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा फाई E बराबर कितना, समाकलन देखो E का मान रख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका फाई E बराबर, बेटा एक बात ध्यान से सुनो मेरी, ये जो नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है ना, ये तो नियतांक है, इसको ले लो बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और अंदर रहने दो डी ए कॉस थीटा बटे में R स्क्वायर। मैं आपसे सीधा सीधा एक बात बता देता हूं बेटा कि ये जो है इतना डी ए कॉस थीटा बटे R स्क्वायर, ये होता है घन कोण डी ओमेगा और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई, इसको कह देते हैं घन कोण, याद रखो आप बस, क्या बोलते हैं इसको, घन कोण बोलते हैं। ठीक, अब जैसे ही मैं मान ये वाला रखूंगा तो आएगा फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q गुणा इस पूरे का मान कितना हो गया 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई जोड़ गया, फाई E बराबर आपका आ गया कितना Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और यही है आपकी गॉस की पिरमेय। क्या है बेटा, ये है गॉस की पिरमेय। ठीक है, इसको लिख देंगे, यही गॉस की पिरमेय है, यही गॉस की पिरमेय है। ठीक, इसको इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हो। गॉस की पिरमेय को आवेश अंदर रखा होना चाहिए, बाहर से कोई मतलब नहीं है उसको। समझ में आ गई बात, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। गॉस पिरमेय द्वारा एक लंबे अनंत आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले हमें जो समझाना है वो समझाना है क्या, उत्तर में रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या है बेटा, देखो मान लीजिए कोई ये लाइन है, रेखा है, रेखा, अगर मैं इस पर आवेश वितरित कर दूं एक समान रूप से, ये देखो इस प्रकार से, तो इसकी प्रति मीटर लंबाई पर कितना आवेश हमने वितरित किया, कितनी लंबाई पर कितना आवेश दिया, उसी के अनुपात को हम बोलते हैं बेटा
लैम्डा, और लैम्डा का नाम है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। तो परिभाषा ही बेटा इसकी यही है। क्या है बेटा? देखो, एकांक लंबाई पर वितरित कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे देखो 17, 18, 19, 20, 23, 25 में ये आते रहते हैं क्वेश्चन। हमने लिए ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही। आप बस तैयारी बिल्कुल बिंदास तरीके से करते रहे। सही है नहीं? इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा, जब हमने लैम्डा से प्रदर्शित कर लिया है तो लैम्डा बराबर आएगा आपका कितना बेटा? Q बटे में L, ये आएगा। लैम्डा बराबर Q बटे में L। मात्रक देखो, इसका मात्रक क्या लूंगा मैं? मात्रक आ जाएगा इसका कूलाम प्रति, लंबाई का मात्रक है आपका मीटर, कूलाम प्रति मीटर। अब मैं बात करता हूं बीमा की। किसकी बात करता हूं? बीमा की। तो बीमा जो हो जाएगी इसकी, कूलाम की बीमा यानी आवेश की बीमा कितनी? वो हो जाएगी कितनी? 80। और लंबाई की बीमा कितनी होगी? L। तो ये आ गई आपकी ATL की घात -1, ये आ गई बीमा। ठीक, ये हो गया आपका रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, चलिए। और साथ साथ क्या पूछा? गॉस प्रमेय द्वारा एक लंबे अनंत आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए बेटा, अगले उसमें हम यही समझाने वाले हैं। तो हेडिंग हमने लिख ली है। क्या हेडिंग क्या है? अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या काम करेंगे? पहले एक अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार बनाएंगे। देखो इस प्रकार से, ये मान लीजिए आवेशित चालक तार मैंने बना दिया है। ठीक बेटे, ये आवेशित चालक तार, इसको मैं दे रहा हूं धनात्मक आवेश, अनंत लंबाई का है। कैसा है? अनंत लंबाई का। तो अनंत लंबाई के लिए मैंने क्या काम करना है? अनंत लंबाई के लिए मुझे ये काम करना है, थोड़ा थोड़ा इसको अरे यार छोड़ो इसको। अच्छा नहीं लग रहा। ये हो गया तुम्हारा अनंत लंबाई का। ठीक है बेटा, चलिए। अब मैं इसको दे रहा हूं धनात्मक आवेशित चालक, है ना? तो अनंत लंबाई का तो मैंने बना दिया। अब इसको धनात्मक आवेश देना है, ये इस प्रकार से, ये धनात्मक आवेश दे दिया मैंने। देखो, अब चूंकि इसके निकट मुझे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए मैं एक गॉसियन बेलन बनाऊंगा, गॉसियन बेलन की कल्पना करूंगा, क्योंकि ये जो तार है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, बेलनाकार। तो मुझे गॉसियन बेलन, जो गॉसियन पृष्ठ जो बनाना वो भी उसी तरीके से। अब पृष्ठ क्यों बनाना है? क्योंकि भैया गॉस की पिरमें लगानी है, और गॉस की पिरमें के लिए आपको एक काल्पनिक पृष्ठ भी चाहिए। ठीक है ना बेटा? तो देखो मैं एक यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये गॉसियन बेलन बना रहा हूँ। देखो इस प्रकार का। ठीक, एक ये बना दिया, एक पृष्ठ नीचे इसका ये बना दिया। ठीक है ना बेटा? चलिए, अब क्या काम करेंगे? अब ये काम करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे।
ठीक, तो थोड़ा सा इसको बाजी हो गया काम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इसके जो बेलन है ये वाला, ये इसके पृष्ठ है भैया कितने, इसके पृष्ठ है, बड़े करके दिखा देता हूं जिससे कि पृष्ठ तुम्हें थोड़े से बड़े लगे, थोड़े से बड़े लगे। लो ठीक है, ये पृष्ठ कर दिए मैंने, और चलो इसमें तो बन ही जाएगा अपना। देखो बेटा सब बच्चे, यहां से मुझे r दूरी पर, यहां से मुझे कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P मानना है, ये ठीक, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बेटा एक बात आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूं तो वो भी आगे की ओर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि इससे प्लस का धनात्मक आवेश जैसा ये था मैंने बनाया था, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, है ना, तो इससे क्या है, धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की रेखा है वो आगे की ओर जानी है ना, तो उसको क्या बोल दिया मैंने, उसको बोल दिया ई वेक्टर। अब चूंकि इसका मुंह भी इस टाइप की ओर है तो ये पृष्ठ का जो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश निकलेगा उसकी दिशा भी इसी दिशा में जानी है, तो ये आएगा आपका कितना, डी ए वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में जो थीटा का मान आया वो आएगा 0 डिग्री। कितना आएगा, 0 डिग्री। अब चूंकि एक पृष्ठ ये भी है S1, एक पृष्ठ ये भी है S2 और एक पृष्ठ ये है S3 गोलाई वाला है बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं एक क्षेत्रफल सदिश लूँ छोटा सा, तो इसकी वजह से जो क्षेत्रफल जाना है वो जाना है ऊपर की ओर डी ए वेक्टर में, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानी है इस दिशा में, तो यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। अब मैं अगर इसी तरीके का यहाँ पे लूँ तो क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर जाएगा, डी ए वेक्टर है, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में जाएगी, तो थीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया। अब चूंकि जैसे ही हमें पता है, देखो एक बात ध्यान से सुनो, तो बेलन मानानंद लंबाई का एक आवेशित तार जिसके निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब इसके लिए गॉसियन बेलन की कल्पना करने पर, अतः यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अतः ये जो बेलन है इसकी लंबाई मानो कितनी, l, कितनी लंबाई मान लो, l, ठीक। अतः बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो होगा फाई ई बराबर बंद समाकलन पहला वाला पृष्ठ ई डी ए कोस थीटा प्लस बंद समाकलन दूसरा वाला फ्लक्स S2 ई डी ए कोस थीटा, ये बंद समाकलन है, प्लस बंद समाकलन S3 ई डी ए कोस थीटा, यही तो होगा बेटा। अब चूंकि S1 के लिए थीटा का मान है 90 डिग्री, है ना, S2 के लिए थीटा का मान है 90 डिग्री और S3 के लिए थीटा का मान है 0 डिग्री। तो आप एक बात ध्यान से सुनो सब बच्चे, जैसे ही S1 वाले में थीटा का मान 90 डिग्री रखूंगा तो कोस 90 का मान 0, S2 वाले में कोस थीटा का मान 90 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, थीटा का कोस 90 का मान 0, तो यो भी पूरा समाकलन, यो भी पूरा समाकलन 0 हो गए। थीटा का मान इस वाले में रखूंगा 0 तो कोस 0 का मान होता है 1, तो बचेगा केवल ये। तब फाई ई बराबर ये बचेगा केवल ये वाला समाकलन, समाकलन ई डी ए और कोस 0 का मान हो गया 1 S3, है बेटा, समझ में आ रही है नहीं। ई ले लिया हमने बाहर क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमें निकालनी है, और बंद समाकलन डी ए का मान हो गया ए, और ये कौन सा वाला ए है, S3 वाला। चूंकि इसका मान जो पृष्ठ एरिया होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ है ना, वो होता है ए
S3 बराबर इसका मान होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बेलन के लिए, और एच की जगह कितना है L। तो बेटा ये आ जाएगा आपका फाई ई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब देखो जैसे ही ये 2 पाई आर एल रखा मैंने, तो ये आया कितना, गॉस की पिरमे से, गॉस की पिरमे से फाई ई बराबर आएगा आपका Q बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये तो होता अभी पीछे पढ़ा हमने। तो फाई का मान रखूंगा तो कितना आएगा, E गुणा फाई का मान कितना था पीछे, फाई E का मान था पीछे E गुणा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल बराबर कितना, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर आएगा आपका कितना, 1 बटे अलग ले लो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और Q बटे में एल आर, यही तो है, देखो सेम वही है। इसको पूरा का पूरा नीचे ले आया मैं। अब चूंकि यहां पे ले लो कितना, Q बटे एल बराबर लैम्डा, जिसको बोले हैं रेखीय आवेश घनत्व, क्या बोलते हैं इसको, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है बेटे, रेखीय आवेश घनत्व इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एल, सॉरी ये हो गया आपका लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। इसी को हम बॉक्स में बंद कर देंगे और यही है इसका फॉर्मूला, यही है इसका फॉर्मूला, ठीक है बेटे। इसको यहाँ तक करते हैं और इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। चलिए ठीक, ये हो गया। अब देखो इससे अगला डेरिवेशन क्या है बेटा, बहुत आता है एग्जाम में, ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया, 16, 17, 22 और 24, 25 में भी पूछा गया। अपना क्वेश्चन है, पृष्ठ आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, अनंत विस्तार वाली अचालक शीट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है और पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा देनी है। तो उत्तर में हमको यही लिखना है शुरू में, पृष्ठ आवेश घनत्व। देखो जैसे मैंने अभी बताया था आपको रेखीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व में एक रेखा पर आवेश वितरित किया था। पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या काम करेंगे, किसी क्षेत्रफल पर क्या काम करेंगे, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, इसका क्षेत्रफल है, इस पर इसके कितने एरिया पर कितना आवेश वितरित किया, उसी को बोल देंगे सिग्मा, और सिग्मा को बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल पर वितरित कुल आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं, यही हमने परिभाषा में लिख रखा है। और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जो इसको प्रदर्शित करेंगे सिग्मा से, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिग्मा बराबर Q बटे क्षेत्रफल, है ना, बॉक्स में कर दो बंद, Q बटे क्षेत्रफल, ठीक है बेटे। अब मात्रक देखो, इसका मात्रक क्या आएगा, मात्रक आ जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर की घात 2, कूलाम प्रति मीटर की घात 2, ठीक। बीमा क्या आएगी, बीमा देखो, बीमा जो आएगी इसकी 80, तो बीमा हो गई किसकी, आवेश की, और L² बीमा हो गई किसकी, क्षेत्रफल की। तो ये आ गया ATL की घात -2, ये आ गया, ठीक।
तो मात्रक भी हो गई, विमा भी हो गई। अब इसके साथ जो अनंत विस्तार वाली अचालक सीट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसका व्यंजक हम स्थापित कर रहे हैं। देखो ध्यान से, माना अनंत विस्तार की अचालक समतल चादर जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो मैं क्या काम करूंगा, पहले अनंत विस्तार की एक समतल चादर बनाऊंगा। देखो इस प्रकार से, ठीक है, ये अनंत विस्तार की समतल चादर हमने बनाई। इसके अंदर मैं एक धनात्मक आवेश दे रहा हूं, इसको प्लस 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 इस टाइप का धनात्मक आवेश दे दिया मैंने, सही है। ये धनात्मक आवेश दिया, अब जैसे ही धनात्मक आवेश मैंने दे दिया तो ये आवेशित हो गई। अचालक तो है लेकिन आवेशित हो गई है बेटा। देखो चालक अचालक में ये फर्क होता है, चालक के जब आवेश दिया जाता है तो उसके पृष्ठ में फैल जाता है, लेकिन जब अचालक को आवेश दिया जाता है तो उसके बल्क में अंदर पहुंच जाता है, जैसे कि ये पहुंच गया। तो अब क्या है, मैं इसके अंदर को एक गॉसियन बेलन आर पार करूंगा जिससे इसकी दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता चल जाए। ठीक है ना बेटा। तो देखो ध्यान से सब सुनो, एक गॉसियन बेलन में बना रहा हूं, इसके अंदर छोड़ो, इससे नहीं बना रहे। ये गॉसियन बेलन मैंने बना दिया। इसके दोनों तरफ एक बिंदु मैंने लिया, एक बिंदु ले रहा हूं मैं। देखो ये P बिंदु इधर है और ये P डैश है और ये P बिंदु। इसके देखो गॉसियन बेलन जो मैंने बनाया है, इसके दो सरफेस, तीन सरफेस हैं। एक तो पृष्ठ S1 ये है, पृष्ठ S2 ये है और पृष्ठ S3 ये है। अब देखो प्लस के क्यू आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बाहर जाएगी इस टाइप से, ये ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ये जाएगा डी ए वेक्टर। ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जाएगी और क्षेत्रफल सदिश इधर को जाएगा। क्यों गया क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि देखो इसका मुंह इधर को खुला, इसका इधर को, इसका मुंह इधर को खुला तो उधर को आया। अब ये जो S2 पृष्ठ है, यहां पर अगर मैं एक मानूं तो बेटा ये तो जाएगा क्षेत्रफल ऊपर की ओर डी ए वेक्टर, और लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो जाएगी इस दिशा में। तो यहाँ पे थीटा का मान हो गया 90 डिग्री और यहाँ पे थीटा का मान हो गया 0 डिग्री और यहाँ पे थीटा का मान हो गया 0 डिग्री। तब इस कंडीशन में मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं अतः गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर बंद समाकलन S1 EDA
कॉस थीटा प्लस बंद समाकलन S2 EDA कॉस थीटा प्लस बंद समाकलन S3 EDA कॉस थीटा। चूंकि S1 थीटा जो S1 के लिए थीटा होगा, S1 के लिए यहाँ पर थीटा देखो कितना है, S1 के लिए थीटा बराबर है 0 डिग्री। S2 के लिए जो थीटा है वो है आपका 90 डिग्री और S3 के लिए जो थीटा है वो है आपका 0 डिग्री। तो आप एक बात बताओ, जब मैं S1 S2 S3 में थीटा की वैल्यू रखूंगा, सबके मान रखूंगा, तो जहां पर 90 डिग्री आएगा वो तो सारा cos 90 का मान 0 होने से सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन थीटा का मान 0 रखने से उनका मान जो जाएगा 1 1 हो जाएगा। cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, तो ये बचेंगे EDA इसमें भी। तो बेटा यहां पर जो आपको मिलना है वो मिलना है कितना, फाई ई बराबर बंद समाकलन S1 EDA प्लस बंद समाकलन S2 EDA, यानी कि देखो E ले लिया बाहर, E बाहर ले लिया, गुणा DA का जो समाकलन होगा वो A, दोनों पृष्ठों का S1 और S3, यह S1 और S3 का दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा, तो जैसे समाकलन DA करूंगा तो इसका भी A आ जाएगा और इसका भी E बाहर लेकर A आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाई E बराबर 2EA। फाई E बराबर कितना आएगा, 2EA। अतः नीचे लिख देंगे, तब गोस की पिरमे से क्या कहती है, गोस की पिरमे ये कहती है कि फाई ई बराबर होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तब जो आपका आना है ये आना है, तब फाई का मान ये उठा कर रख दो, तो ये आ जाएगा 2EA बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर आएगा क्यू बटे 2A एप्सिलॉन नॉट है बेटा, 2A एप्सिलॉन नॉट। चूंकि Q बटे A बराबर होता है सिग्मा, जिसको बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, तो ये आ जाएगा आपका E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अचालक चादर के निकट। ठीक है, नहीं, न्यूटन प्रति कूलम। अब तुम इसमें एक बात आप छांटोगे क्या, कि दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है ये, चाहे चादर प्लेट के इधर निकालो या इधर निकालो, दूरी पर निर्भर नहीं करती। छोटी दूरियों के लिए ये दूरी पर निर्भर नहीं करती है, ये याद रखना आप। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7। एक चालक प्लेट के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दो धनात्मक ऋणात्मक आवेशित अचालक प्लेट के बीच और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाएं। यानी किसी चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको तो ऐसे सोल्व कर देंगे हम, हल करना है। देखो मान लीजिए एक चालक प्लेट ये है, मैं बना देता हूं, एक चालक प्लेट ये बना लीजिएगा। ठीक है, ये चालक प्लेट मैंने बना दी। अब इसके दो पृष्ठ हैं, एक फर्स्ट पृष्ठ है और एक सेकंड। इसको जैसे ही मैंने चालक प्लेट को धनात्मक आवेश दिया, देखो ये धनात्मक आवेश दे रहा हूं मैं इसको, तो इस चालक प्लेट से मुझे क्या काम करना है, R दूरी पर, यहां पे एक बिंदु P मान लिया मैंने, मान लीजिए R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है।
तो आप एक बात बताइए, मुझे यहां पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बेटा, एक मिनट, ये जो आवेश देने हैं ना बेटा, दो पृष्ठों को देने, पृष्ठ पर जाएंगे, एक पृष्ठ ये हो गया इसका चालक है ना, चालक, तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएंगे ये आवेश, ठीक है, इस टाइप से, ठीक, ये बाहर पृष्ठ, दो पृष्ठ हो गए, फर्स्ट और दूसरा हो गया आपका सेकंड पृष्ठ, इनके पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, कैसे है, सिग्मा। चलिए अब एक बात ध्यान सुनिए, अगर मैं कहूं कि इसके पहले पृष्ठ के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब एक बात सुनो, यहां पर मुझे अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो P बिंदु पर क्या मान लूंगा, ये धन परीक्षण आवेश Q नोट मान लूंगा। तो आप ये बताइए बेटा कि फर्स्ट प्लेट जो है, फर्स्ट इसका पृष्ठ जो है पहला वाला, यो प्लस का है, यो प्लस का, इस पर कैसा बल लगाएगा, आप कहोगे सर जी प्रतिकर्षण, तो वो इस दिशा में जाएगा, तो इस दिशा में जाने का मतलब हो गया इसकी दिशा आ गई बेटा ये होगी तुम्हारी E1, ठीक। इसी प्रकार दूसरे वाला यो भी धन परीक्षण आवेश पर कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण, तो इसकी दिशा कैसी आ गई, वो भी आ गई इसी दिशा में, और कहेंगे उसको कितना, E2। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि क्या पृष्ठ फर्स्ट के कारण, पृष्ठ फर्स्ट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, वो हो जाएगी आपकी कितनी, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने पृष्ठ के कारण जो हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सिद्ध करी है अभी हमने, तथा इसी प्रकार पृष्ठ सेकंड के कारण वो कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी आपकी E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता वो कितनी हो जाएगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा, देखो E बराबर E1 प्लस का E2, इसमें प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों ही सदिश एक ही दिशा में आ रहे हैं, जुड़ जाएंगे, तो E बराबर आएगी आपकी E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया E बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना हो गया 2 सिग्मा, 2 से 2 खत्म, E बराबर आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। इसको आप बॉक्स बंद कर लेंगे। तो ये तो हो गई चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मात्रक हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। चलिए देखते हैं अगला, अचालक धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको देखनी है। तो बेटा इसमें भी हमें, इसमें क्या काम करना, दो धनात्मक एक ऋणात्मक धनात्मक दो प्लेट बनानी है। तो देखो सब बच्चे, मान लीजिए मैंने एक प्लेट ये बना ली, अचालक प्लेट है, याद रखेंगे, एक प्लेट ये बना दी और इसी की साइड में दूसरी प्लेट मैंने ये बना दी, ठीक, ये बना। एक को मैंने दिया धनात्मक आवेश, कैसा आवेश, धनात्मक, इस प्रकार से ये धनात्मक आवेश दे दिया।
एक को दिया मैंने ऋणात्मक आवेश, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब ये पहली प्लेट है और ये है सेकंड प्लेट, इनके बीच में बिंदु P पर निकालनी और बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो आप एक बात बताइए, जैसे ही अगर मुझे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, प्लस क्यू नोट यहाँ पर रखूँगा, प्लस का क्यू नोट यहाँ पर रखूँगा, तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पर प्लस क्यू के द्वारा फर्स्ट प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में आएगी, क्योंकि धन परीक्षण आवेश प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो हो गई आपकी E1। कितनी आ गई? E1। और माइनस के कारण वो भी इधर की ओर आएगी, वो कितनी होगी? E2 है बेटा, हो गई नहीं दोनों, E2 एक ही तरफ को। तो इसमें लिख देंगे क्या, फर्स्ट प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वो कितना हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा बेटा E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसी प्रकार सेकंड प्लेट के कारण कितना हो जाएगा? E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ जल्दी से। यूं हो जाएगी, देखो दोनों ही सदिश एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। E बराबर आएगा तुम्हारा E1 प्लस का E2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे और 2 सिग्मा, 2 से 2 उड़ गया और बचा कितना? बचा आपका E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ये आ गई। अब देखो मात्रक इसका आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, अब देखो अगर मुझे बाहर निकालनी है तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा सब बच्चे, कि जैसे ही प्लस का क्यू आवेश है प्लस वाला, तो फर्स्ट प्लेट का इस पर कैसा धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा इधर की ओर, तो ये आ गई तुम्हारी दिशा E1, और माइनस का क्यू आवेश लगाएगा इधर की ओर क्योंकि आकर्षण बल लगाएगा, तो ये हो गई आपकी E2 इस दिशा में। अब मैं अगर बात करूं बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता तो वो हो जाएगी E बराबर, देखो घटेगी ना, घटेगी, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, तो दोनों सदिश अपोजिट दिशा में है, तो ये हो जाएगी E1 माइनस के E2। अब जैसे ही मैं मान ये रखूंगा दोनों, तो E बराबर E1 का मान रखूंगा ये वाला सिग्मा, जो सेम ही आने भाई, यहाँ पे निकाल लो तीव्रता या यहाँ पर निकाल लो, बात तो एक ही है, तो क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है बेटे, तो इससे हो जाएगा खत्म ये, तो E बराबर कितना आएगा? 0। यानी बाहर बिंदु पे परिणामी तीव्रता हो जाती है कितनी? 0 हो जाती है। तो याद रखेंगे, ये हो गए आज के क्वेश्चन। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, कौन से? पहले चैप्टर के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, देखिए हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए बेटा?
7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम केवल वही समझाने वाले हैं इस सीरीज में जो हमने क्रैश कोर्स यहाँ पे बता रखा है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप हमारे ऐप स्टेबल क्लास पर प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरों से भी करवाइए। ठीक है बेटा, जल्दी। थैंक यू।